नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शेख हसीना को एक ट्रिब्यूनल ने फांसी की सज़ा सुना दी है बांग्लादेश में, और इस खबर के बाद में तमाम सारा अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पता नहीं शेख हसीना क्या होगा, बचेंगी कि जाएंगी। प्रत्यर्पण संधि है भारत के साथ में, तो भारत को कैदी एक दूसरे को सौंपने हैं। शेख हसीना नहीं करी थी ये संधि, और ये सोच के करी थी कि कोई विदेशी अगर भाग जाएगा भारत तो पकड़ के लाने में आसानी होगी। शेख हसीना का क्या इतिहास है, वो कितनी भारत की समर्थक रही हैं, इसके बारे में अभी कुछ जाले हटाएंगे दिमागों के। ठीक है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि भारत ने बांग्लादेश बनने में मदद की, उनके पिता उस क्रांति के नायक थे, तो उस नज़रिए से उनके साथ में भारत का एक सहज सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन उनका जो इतिहास है, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, वो कतई ऐसा नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि वो भारत के लिए बहुत अच्छी थीं या भारत समर्थक थीं वगैरह वगैरह। थीं लेकिन दिखावे के लिए। लेकिन देखा जाए अगर, तो उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो भारत के खिलाफ थे, और वो भारत को बहुत दिल से अपना मानती थी, ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। हम इस पे जाएंगे कि उनको फांसी की सज़ा दिए जाने का ऐलान कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और क्यों हुआ। अगर आपको लगता है कि उनको फांसी हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल नहीं होने वाली है। लेकिन क्यों हुआ ये ऐलान, इस पे भी आएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये है क्या कि शेख हसीना को फांसी होने के चांसेस ना के बराबर हैं। भारत उनको सौंप देगा, इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। क्यों? आप कहोगे साहब प्रत्यर्पण संधि है, तो क्या हो गया? हम प्रत्यर्पण संधि में हम ये तय कर सकते हैं कि वो जब हमारे से मांगेंगे तो हम कहेंगे कागज़ दिखाइए, तो ये दिखाइए, तो वो दिखाइए। ऐसे करके हम बहुत सारा टाइम ले सकते हैं, और अगर हमको नहीं देना है तो हम नहीं देंगे। तो ये एक चीज़ पक्की मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी उठा के उनको दे देंगे और कल के दिन कहेंगे फांसी पे चला दो भाई इसको। ट्रिब्यूनल है वहाँ पर, और वो जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं वहाँ पे, लेकिन हाई कोर्ट में जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये कि उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और ये उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है शेख हसीना यहाँ पे आएँ, उपस्थित हो जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला फुस हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती हैं, बांग्लादेश उसका मेंबर है। अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये मामला अभी उलझा रहने वाला है। लेकिन असल पेच ये सज़ा नहीं है। असल खेल दूसरा है, और वो दूसरा खेल ये है कि किसी भी तरह से ये सज़ा का ऐलान अभी होना ज़रूरी था। ये जो ट्रिब्यूनल है ना, जिसने सज़ा सुनाई है फांसी की, ये ट्रिब्यूनल भी इसी तरह का ट्रिब्यूनल अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने बनाने के लिए भी शेख हसीना ने बनाया था। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, इसकी ये सज़ा अभी क्यों आई, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि शेख हसीना को सज़ा सुनाने का फैसला इस समय क्यों हुआ। तो आपकी नज़र जाती है मोहम्मद यूनुस की तरफ। मोहम्मद यूनुस यानी चीफ एडवाइज़र, मुख्य सलाहकार, एक वहाँ की सरकार के, काम चलाऊ सरकार के प्रमुख भी हैं। जब मोहम्मद यूनुस वहाँ पर बन गए मुख्य एडवाइज़र, तो उन्होंने ये कहा कि इस साल के अंत तक, 2024 की बात है, अगस्त के आसपास क्रांति हुई थी वहाँ पे, इस साल के अंत तक मैं भैया चुनाव करा के अलग हट जाऊँगा। मोहम्मद यूनुस का जो रिकॉर्ड था माइक्रो फाइनेंस को लेकर, उन्होंने काफ़ी इनोवेशन किए वगैरह वगैरह किए, उनको बहुत सारे पुरस्कार वगैरह मिले, नोबेल प्राइज़ वगैरह, उसके कारण उनकी बहुत इज्जत है। लेकिन 24 का अंत आते आते मोहम्मद यूनुस के दिल में अरमान जगे कि हम कुछ समय और टाल के सत्ता पे बैठ सकते हैं। यानी ये आदमी जो बड़े सुंदर से कपड़े पहन के सीधा सा दिखने वाला एक बुजुर्ग है, इस आदमी के अरमान भी तानाशाह बनने के हैं। और उसने जब दिसंबर 2024 का ऐलान किया, तो लोगों को लगा कि ठीक है, अभी एक अस्थिर वातावरण है, इसके बाद में चुनाव हो जाएंगे, जो भी चुनाव में सरकार आ जाएगी, मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं थी। फिर 2025 के अंत तक उन्होंने
1 साल का समय और ले लिया और चुनाव टाल दिया। अब चुनाव जब आने का समय आया, दिसंबर पास में ही है, तो मोहम्मद यूनुस को लगा कि मुझे हटा ना दिया जाए, तो 2026 के लिए टाल दिया गया। और जब वो ये टाल रहे हैं तो बार बार वहां पर जो लोग हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भैया तुम इलेक्शन, अब डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है, क्योंकि इस आदमी की नीयत खराब हो गई है। हमने अपना देश इसको देखभाल करने को दिया था, अब इसका मन कर रहा है कि ये खुद ही जो इसको बकरा रखने को दिया था संभाल के, उसी खुद ही काट के खा जाए। शेख हसीना बाकायदा एक बड़ा भ्रष्टाचार करके गई हैं। कल मैंने आपको परसों फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पे पूरा वीडियो दिखाया था, हमारे नॉकिंग न्यूज़ चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि किस तरह से ये बात लगातार ये टालते रहे, और ये टालने का काम इन्होंने जो किया उसको लेकर किस तरह से एक पूरी कहानी है जो आपको समझने में मदद करेगी कि वहाँ क्या हुआ। अक्टूबर 25 में, अगस्त मैंने गलत बोला था, ढाका में ये आंदोलन हुआ था, आप जानते हैं। और उसके बाद में 25 के दिसंबर तक, यानी 2 महीने में, ये 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में, यानी 100 दिन की बात थी। उसके बाद चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन आर्मी चीफ ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राजनीतिक स्थिरता, यानी वहाँ की आर्मी चाह रही है, उसको भी लग रहा है कि आदमी जम जाएगा, तभी आएगी जब समय पर चुनाव होंगे, और कोई भी इन चुनावों को टालने की परमिशन नहीं देगा। यानी सीधे आर्मी यूनुस के ऊपर दबाव बना रही थी। अब परिस्थितियां समझिए। जिन छात्रों ने पूरा आंदोलन किया था उसके कौन थे नेता? नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम ने भी नेशनल सिटीजन पार्टी करके अपनी एक पार्टी बनाई है, और वो भी चुनाव में जाना चाहते हैं, और चुनाव में जाने के बाद जीतना चाहते हैं। अब उस दबाव की कल्पना कीजिए कि एक आदमी बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं सब पे कब्जा कर लूं। कोई आदमी को आप रखा के भैया देखना जरा, मेरी पूड़ी सब्जी संभाल के रखना, और वो खा जाए, तो अब क्या करें? क्योंकि प्रेशर है। जो क्रांतिकारी छात्र थे वो भी प्रेशर बना रहे हैं, बल्कि नाहिद इस्लाम ने सरकार से इस्तीफा देके पॉलिटिकल पार्टी बनाई ताकि वो चुनाव लड़ सके। आर्मी कह रही, क्योंकि आर्मी शेख हसीना के रिश्तेदारों में है। उधर उनकी पार्टी बीएनपी, जिसको कि अवैध घोषित कर दिया गया है, वो पार्टी भी लगातार दबाव बना रही है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। तो इन्होंने ये देखा कि ये बार बार इलेक्शन कराने को करें तो इस पार्टी को ही रद्द कर दो। तो ये जो आदमी बैठा हुआ है वहाँ, मोहम्मद यूनुस, ये आदमी लगातार अपनी बुरी नीयत से वहां पर चुनाव को टालना चाहता है। उसका ये खेल इस सजा के तौर पे सामने आया। अब सजा सुनाने से कैसे चुनाव का संबंध है तो समझिए। शेख हसीना कोई कच्चे खिलाड़ी है नहीं, एक जिसने बहुत लंबे समय तक बांग्लादेश को मुट्ठी में रखा, हर चुनावों में 80 चुनावों में धांधली घोटाले करके कब्जा रखा देश पे, जिसने देश को लूट के अरबों रुपया बाहर भेजा, सारा मैं आपको बता चुका हूं। उस औरत से आप ये सोच रहे हो कि वो आसानी से छोड़ देगी बांग्लादेश? बांग्लादेश में उसको चाहने वाले बहुत है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी है, और ये अच्छी तरह से यूनुस जानता है कि अगर मैंने इसको फांसी की सजा सुनाई तो वहां पर बीएनपी का कैडर बागी हो जाएगा, और जैसे ही बागी होगा वहां सड़कों पर नफरत और हिंसा फैलने लगेगी। जैसे ही सड़कों पर हिंसा फैलती है, यूनुस को बहाना मिल जाएगा कि इस देश को अभी सेटल होने दो, उसके बाद चुनाव कराएंगे। दूसरा, यूनुस को कट्टरपंथियों को अपने साथ रखने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि बीएनपी बगावत करेगी तो कहेगा कि देखो भारत के समर्थन से हो रही है। अब जो रजाकार कहे जाते हैं, जिनको रजाकार का दर्जा दिया, जिनको रजाकार कह के एक तरह से अछूत बनाया गया राजनीति, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान के समर्थन में थे। मोहम्मद यूनुस को उन उपेक्षित, वंचित कह लीजिए भले ही, हालांकि गद्दार समझ लीजिए एक तरह के वो लोग हैं, उन गद्दारों से भी समर्थन मिल जाएगा भारत के विरोध के नाम पे, कट्टरपंथियों का भी साथ मिल जाएगा भारत के विरोध के नाम पे। यानी कुल मिला के एक बड़ा सीन बन रहा है जिसमें मोहम्मद यूनुस इन चुनावों को टाल सकते हैं। अब समझना पड़ेगा हमको, शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस, इनको अगर हम चुनने भी जाएं
तो क्या कौन हमारे लिए बेहतर है? क्योंकि हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस शेख हसीना को भारत प्रेम, भारत की अपनी सगी बताया जा रहा है, क्या वो सचमुच सगी है? क्या वो मोदी जी के लिए उसने जो बहुत सारा किया, अडानी वडानी कॉन्टेक्ट सब आपको पता है, और मोदी जी से निकट संबंध होने के कारण भारत में इस नैरेटिव को ज़्यादा उछाला जा रहा है कि वो भारत की सगी है, समर्थक है, वो बहुत अच्छी है, उसके खिलाफ कट्टरपंथियों ने साजिश की है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो सज़ा सुनाई गई है, ये इस बात के लिए सुनाई गई है कि सरकार के खिलाफ आवाज़ लगाने वालों को अंधाधुंध गोलियों से मार देने का आदेश था। और वहाँ अब इस बात का भी विरोध हो रहा है कि जिस पुलिस कमिश्नर ने ये सब काम करने का आदेश दिया था, उस पुलिस कमिश्नर ने वादा माफ गवाह बन गया, उसको कुल 5 साल की सज़ा सुनाई जा रही है, जबकि इनको फांसी दी जा रही है। तो वहाँ पर छात्र जो आंदोलन करने वाले थे कहने लगे कि भाई इनको गोली तो मारने का आदेश तो इसने दिया था, आप इसको कैसे छोड़ रहे हो? इसको लेकर और ज़्यादा वहाँ पर तनाव चल रहा है। अब इस बीच में, इस तनाव के बीच में शेख हसीना जो एकदम गौ माता बनी हुई है और भारत ने उसको शरण दी हुई है, क्या वो सचमुच इतनी दूध की धुली है? तो इसको भी समझते हैं हम। शेख हसीना का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक है। 2018 में वहाँ पर विपक्षी आंदोलन हुआ, 25,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी और उसमें 14,000 विरोधियों को हिरासत में लिया गया। ये महिला वहाँ पर गुप्त जेल चलाती थी, जिसके अंदर लोगों को रखा जाता था, कोई आईना घर कुछ उसका नाम था ऐसे ही। और हालत ये है कि उसमें 1 लाख के आसपास कैदी रखे गए थे, जबकि कुल 40,000 जेलों की क्षमता थी। राजनीतिक विरोधियों का दमन इस स्तर पर ये महिला कर चुकी थी पहले। ये दूसरा मौका था जब छात्रों ने सरकार को पलटा है। हालत ये है कि जो भारत की सगी बनी रहती है, उसको सारी दोस्ती चीन से नजर आती थी। आज की सरकार ही चीन के नजदीक नहीं है बांग्लादेश की, शेख हसीना भी चीन के नज़दीक थी। 74% हथियार, ये सिपरी की रिपोर्ट है, 74% हथियार, सिपरी जानते हैं ना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ, तो वो हथियार जो है 74% वो चीन से खरीदी थी, जबकि भारत को ये कहती थी कि आपकी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। चीन को 38 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट दिए, उसने ठेके दिए, ये काम वो हमसे भी करा सकती थी। 38 अरब डॉलर के शेख हसीना ने, जिसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सारे लोग मिलके कि वो भारत की बहुत सगी थी। इसके साथ साथ उसके टाइम में भारत में अंधाधुंध घुसपैठ हुई है बांग्लादेशियों की। जो बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ हैं, चुनाव में बदलाव करेंगे करने वाले हैं, वो घुसपैठ कराने वाली के पक्ष में खड़े हुए हैं। जैसे ही शेख हसीना हटी वहाँ से, हिंदुस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहता है कि घुसपैठ 50% कम हो गई। आंकड़े हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था इनके टाइम में, वो तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई कि दुनिया के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देशों में इसका नाम था 2006 की रिपोर्ट के हिसाब। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वो ये बताती हैं कि शेख हसीना कभी भी भारत की सगी उस तरह से नहीं रही जैसा उसको बताया जा रहा है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो अल्पसंख्यक जो हैं, यानी वहाँ के हिंदू, उनको वो शेख हसीना बहुत बचा के रखती थी, जबकि हकीकत ये है कि उसका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। चीन का चित्तगोंग में बाकायदा सबमरीन बेस बनाया शेख हसीना ने। 2017 में वहाँ एक जस्टिस थे सुरेंद्र सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने ये आरोप लगाया बाकायदा कि शेख हसीना अल्पसंख्यकों के बारे में अच्छी राय नहीं रखती हैं। तो कुल मिला के ये जो सीन चल रहा है बांग्लादेश का, ये ऐसा नहीं है कि फांसी की सज़ा, अगर वो वहाँ उनकी जेल में होती तो आप ये समझ सकते थे कि फांसी की सज़ा सुना दी गई है, अब तो बचेंगी नहीं। ये सिर्फ एक बड़ा
विप्लव पैदा करने की कोशिश है, एक हलचल पैदा करने की कोशिश है बांग्लादेश के समाज में, क्योंकि इस दिसंबर में चुनाव कराने के लिए यूनुस पर दबाव है। यूनुस ने 2026 के मध्य तक चुनाव कराने को टालने की कोशिश की। उस कोशिश में वो नाकाम हुए, क्योंकि चौतरफा उनके ऊपर दबाव था कि भैया तू तो 100 दिन के लिए आया था कि ठीक ठाक व्यवस्था करके चला जाएगा। दिसंबर 24 में कराने थे, तू दिसंबर 25 में भी नहीं कराए हैं। वहाँ पे बना बैठा हुआ, और बना हुए नहीं बैठा हुआ है, वहाँ ऐसे बड़े बड़े कानूनी बदलाव कर रहा है जो चुनी हुई संसद के द्वारा ही किए जा सकते हैं। यानी वो संविधान से लेकर सारी चीज़ें बदल रहा है, एक तानाशाह बन के घुस गया है। और वो आप जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस मतलब पश्चिम का एजेंट। तो ये जो आदमी है ये अब अपनी पाँव जमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, और ये सज़ा से ज़्यादा कुछ नहीं है जहाँ तक मेरे विश्लेषण का सवाल है। और जिसको सज़ा दी गई है उसको भी हम बहुत महान मान के चलें, ये भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी सिचुएशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो परसेप्शन दिया जा रहा है शेख हसीना को लेकर, वो परसेप्शन के पीछे कुछ कारण हैं जो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जो एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो वर्तमान सरकार है वहाँ पर उसको लेकर भी जो बांग्लादेश के दंगों की बहुत सारी तरह तरह की गलत छवियाँ पेश की गई। दंगे हुए, अल्पसंख्यकों पे हमले हुए, लेकिन जिस क्वांटम में होने की बात की गई वो नहीं हुए। बहुत सारे गलत और फेक वीडियो फैलाए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको पेश की गई जिससे हमारे सामने वो बड़ी तस्वीर दिखी, उसको यहाँ कन्वर्ट करना था हिंदू मुसलमान, उसको पॉलिटिकल गेन लेना था। बहरहाल जो भी हो, आप अच्छी तरह से समझ गए, और ये बात जान लीजिए कि कोई सजा वजह होने वाली नहीं है। ये एक सेंसेशन है, और सेंसेशन के पीछे एक मकसद है। नमस्कार, जय हिंद।